मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ किसानों को मिल सके। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि जो हम फास्फोरस खाद जमीन में देते हैं उसकी अधिकांश मात्रा फिक्स हो जाती है। चाहे हम डीएपी से दें, एसएसपी से दें, एनपीके से दें, किसी भी माध्यम से जो हम फास्फोरस देते हैं वो फास्फेट जो है वो फिक्स होता है। फिक्स होने के क्या कारण, इस पे भी चर्चा करेंगे। और ये जो फिक्स हो गया है इस वो कैसे पौधों को मिले, इस पे भी मैं चर्चा करूंगा। देखिए, फास्फोरस बहुत रिएक्टिव होता है, बहुत क्रियाशील है, बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हम अपने घरों में माचिस का प्रयोग करते हैं, माचिस में फास्फोरस होता है और वो जरा सी तीली लगने से ही वो आग पकड़ लेता है। तो आप समझ सकते हैं कि फास्फोरस कितनी तेजी से रिएक्शन करता है। ये जमीन में जब जाता है तो जमीन के अंदर जो हमारे आयंस हैं उनके साथ रिएक्शन करता है। अब जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर कैल्शियम भी है, मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सभी आयंस है। अब ये आयन आपस में रिएक्शन करते हैं और अधिकांशतः वो आपस में रिएक्शन करते हैं जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। फास्फोरस की रिएक्टिविटी मतलब क्रियाशीलता बहुत ज्यादा है, तो इस मिट्टी के अंदर जो कैल्शियम होगा वो कैल्शियम के साथ रिएक्शन कर लेगा तो कैल्शियम फास्फेट बनाएगा। अब ये जो कैल्शियम फास्फेट अघुलनशील हो जाते हैं। इसी तरह से एल्युमिनियम के साथ बहुत बड़ी समस्या है फास्फोरस की। एल्युमिनियम फास्फेट रिएक्शन करके अघुलनशील हो जाता है। जिंक फास्फेट वो भी अघुलनशील हो जाता है। लोहा है, आयरन है, फेरस फास्फेट बन जाता है, वो भी अघुलनशील हो जाता है। तो इस मिट्टी में अगर फास्फोरस ज्यादा है और कैल्शियम भी ज्यादा है तो इसका मतलब वो उसके अंदर रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो अब हम जब खाद के माध्यम से एसएसपी से, डीएपी से, एनपीके से फास्फोरस देते हैं वो तो पानी में घुलनशील होता है, लेकिन जब मिट्टी में जाता है तो मिट्टी के कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन, जिंक, इन सब के साथ रिएक्शन करके अघुलनशील हो जाता है। अब इस रिएक्शन को मिट्टी के अंदर वो रोक नहीं सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, इसकी घुलनशीलता बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये रिएक्शन मिट्टी में हो रहा है उसको रोक नहीं सकते। अब ये मिट्टी की प्रॉपर्टी पे भी निर्भर करता है। अगर किसी मिट्टी में कैल्शियम ज्यादा है तो फास्फोरस ज्यादा रिएक्शन करेगा। अगर किस मिट्टी में एसिडिक मिट्टी है उसमें एल्युमिनियम ज्यादा है या आयरन ज्यादा है तो एल्युमिनियम और आयरन फास्फोरस का रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो ये रिएक्शन तो होता है। अब इस रिएक्शन को हम कैसे कम करें और जो फास्फोरस फिक्स होता जा रहा है मिट्टी के अंदर उसकी घुलनशीलता कैसे बढ़ाएं, ये एक गंभीर विषय है। और क्योंकि अगर हम फास्फोरस लगातार देते रहें और वो पौधे को ना मिले तो हमारा जो खाद का खर्चा है वो कोई बढ़ता ही रहेगा और हमें उतना लाभ नहीं मिलेगा। तो जो फास्फोरस फिक्स हो गया है उसको उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो कैल्शियम और फास्फोरस ने आपस में जो बॉन्ड बनाया है वो बॉन्ड को तोड़ना जरूरी है। अब ये बॉन्ड किसमें टूटता है, हल्के से स्लाइटली एसिडिक मीडियम हो तब वो टूटेगा। इस तरह से एल्युमिनियम फास्फेट है उसको भी टूटना बहुत जरूरी है। तो इसको तोड़ने के लिए थोड़े से ऑर्गेनिक एसिड्स चाहिए होते हैं। दूसरा, सूक्ष्म जीव कुछ एंजाइम्स निकालते हैं, वो एंजाइम्स चाहिए होते हैं। तो अगर ये फास्फेटेज एंजाइम, इस तरह के एंजाइम्स सूक्ष्म जीव निकालते हैं, बैक्टीरिया निकालते हैं। अगर ये एंजाइम्स बढ़ जाए और जो मिट्टी के अंदर कार्बनिक अम्ल जो है उनकी मात्रा बढ़ जाए तो ये उसको घोलने का काम शुरू कर देंगे। अब इसका मतलब कि मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स बढ़े और एंजाइम्स बढ़े जो इन फास्फेट बॉन्ड को तोड़ते हैं, क्योंकि ये फास्फेट बॉन्ड ही कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन के साथ है। अब देखिए, ऑर्गेनिक एसिड्स कैसे बढ़ेंगे। जब हमारे खेत के अंदर अगर जैवांश पदार्थ अच्छा है तो जब जैवांश पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका डिकम्पोजिशन होता है तो उससे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं। तो वो ऑर्गेनिक एसिड्स धीरे धीरे निकलेंगे और इसको घोलने का काम शुरू कर देंगे। तो हम अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ाएं। अब जैवांश पदार्थ कई रूपों से हम दे सकते हैं। गोबर की खाद है, कंपोस्ट है। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो हमारे खेत में रेजिड्यूज होते हैं बहुत सारे, जो हम फसल हार्वेस्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो तना, पत्ती, इसको हम अपने खेत के अंदर मिलाएं, इसके माध्यम से हम दे सकते हैं। नहीं तो हम हरी खाद, अगर पानी उपलब्ध है तो हरी खाद हम ले सकते हैं। हरी खाद एक बहुत ही अच्छा उपाय होता है। बार बार मैं कई बार बता चुका हूं इसको कि हरी खाद जब भी संभव हो हमें अपने खेत में हरी खाद लेनी चाहिए। इससे बहुत अधिक मात्रा में जैवांश पदार्थ बढ़ता है। तो इस तरह का प्रयास आप करें कि जैविक खादों को अपने खेत के अंदर लाएं। हरी खाद एक बहुत अच्छी है। अगर पशु नहीं है, गोबर नहीं मिल पा रहा है, कंपोस्ट नहीं मिल पा रही है, तब हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो मुर्गी की खाद प्रयोग कर लीजिए, या आपके पास कोई भी पशु है उसका जो मलमूत्र है उसको इकट्ठा करके हम अपने खेत में डाल सकते हैं। केंचुए की खाद का हम प्रयोग कर सकते हैं। ये हमको किसी भी प्रकार से अपने खेत के अंदर जैविक पदार्थों को बढ़ाना है। बिना जैविक पदार्थों को बढ़ाए हम खेत की उर्वरा शक्ति को
नहीं बढ़ा सकते। हमें खेत की ताकत बढ़ानी है तो जैविक पदार्थों को डालना ही होगा। तो ये जैविक पदार्थ यहाँ जो फास्फोरस के लिए काम कर रहे हैं, वो ये काम कर रहे हैं कि इससे ऑर्गेनिक एसिड्स निकलते हैं इसके डिकम्पोजिशन में, जिसे हम अपघटन कहते हैं। एक तो जो ऑर्गेनिक एसिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा तो जो फास्फोरस फिक्स हो गया उसको घोलने का काम करेगा, वो बढ़ेगा। दूसरा, जब जैवांश पदार्थ बढ़ता है तो उसके साथ जो सूक्ष्म जीव है, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीट्स, ये भी बढ़ते हैं, क्योंकि ये उसके लिए भोजन है। खेत के अंदर जितना जैविक पदार्थ होगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी, फंगस अच्छा काम करेगी, एक्टिनोमाइसीट्स ज्यादा होंगे, तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर उनका भोजन है, कार्बन उन्हें मिलता है, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, बढ़ते हैं, इनकी संख्या बढ़ती है। जब संख्या बढ़ती है, ये डिकम्पोजिशन करते हैं और उसके साथ साथ ये एंजाइम्स निकालते हैं। तो इन एंजाइम्स की बढ़ेंगे, फास्फेटेज एंजाइम निकलेगा तो ये फास्फेट घुलना शुरू हो जाएगा। तो ये हमको फायदा होगा कि एक तो ऑर्गेनिक मैटर जब हमने डाला, ऑर्गेनिक एसिड्स निकले, उन्होंने फास्फोरस को घोलने का काम शुरू किया। दूसरा, सूक्ष्म जीवों की सक्रियता बढ़ी, एक्टिविटी बढ़ी, उनकी संख्या बढ़ी, उन्होंने फास्फेटेज एंजाइम निकाला। साथ साथ ये सूक्ष्म जीव भी ऑर्गेनिक एसिड्स निकालते हैं, तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी निकल रहे हैं, एंजाइम भी निकल रहे हैं, ये इसको घोलने का काम करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके साथ साथ हमें अपनी हर फसल में पीएसबी का प्रयोग करना चाहिए। फास्फेटिक का जैव उर्वरक जो होते हैं, इसका प्रयोग करें हम। ये जो फास्फोरस वाले जैव उर्वरक होते हैं, इनका मुख्य काम यही होता है कि जमीन के अंदर फास्फोरस को घोलना, कि जो फास्फोरस पहले से मिट्टी के अंदर फिक्स हो गया है, अस्थिर हो गया है, अघुलनशील है, पानी में घुल नहीं पा रहा है, उसको घोलने का ही काम करते हैं। तो हमको ये पीएसबी जो जैव उर्वरक है, हमको हर फसल में प्रयोग करना चाहिए। और इनको आप सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूं, इसको कैसे प्रयोग करना है। हम गोबर की खाद में मिला के भी डाल सकते हैं। हम इसको अगर प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे खेत में जो फास्फोरस है, वो जो घुल नहीं पा रहा था, वो घुलना शुरू होता है। तो पीएसबी एक बहुत अच्छा जरूरत होते हैं, खासतौर से इसमें बैक्टीरिया होते हैं। हालांकि जो पीएसएम वाले जरूर आते हैं उसमें बहुत तरह के सूक्ष्मजीव होते हैं जो फास्फोरस को घोलने का काम करते हैं। तो अगर आप ये उपाय अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस फिक्स हो गया था, वो धीरे धीरे घुलना शुरू होगा और पौधों को उसका रिस्पॉन्स मिलेगा, फसल को उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। तो हम जो भी खाद डालेंगे, चाहे डीएपी डालें, एनपीके डालें, एसएसपी डालें, कोई भी हम दूसरी खाद डालते हैं फास्फोरस की, वो घुलनी शुरू होगी ज्यादा, और जो पहले से फिक्स हो गई है उसको ज्यादा डिसॉल्व होगी पानी के अंदर, ज्यादा सॉल्युबल हो जाएगी और फसलों को मिलेगी। तो बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जिनमें कैल्शियम ज्यादा होता है, वो फास्फोरस को फिक्स कर देती है। इसी तरह से जिन मिट्टियों में एल्यूमिनियम, आयरन ज्यादा होता है, वो भी फास्फोरस को फिक्स कर देती है। तो ये फास्फोरस फिक्सेशन की समस्या कम हो जाती है। अगर हम इन चीजों को प्रयोग नहीं करेंगे तो ये फास्फोरस को ज्यादा फिक्स करेंगी और हमको ज्यादा उर्वरक डालने पड़ते हैं, जिससे खेती का खर्चा बढ़ता है और फास्फेट जमीन के अंदर बढ़ता रहता है। तो जो फिक्स हो गया है फास्फोरस, जो हमने पहले से डाल रखा है, वो जो फिक्स है उसको घुलनशील करें ताकि उसको पौधों को मिल सके, और जो हम फास्फोरस डालें वो भी पौधों को पूरा मिल जाए। इसके लिए जरूरी है कि हम खेत के अंदर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता को बढ़ा के रखें ताकि एंजाइम्स निकलें, ऑर्गेनिक एसिड्स निकलें, जैविक पदार्थ ज्यादा होंगे, डिकम्पोजिशन ज्यादा होगा, ऑर्गेनिक एसिड्स निकलेंगे। और पीएसबी बायो फर्टिलाइजर को प्रयोग करें ताकि वो उसको घोलने का काम करें। पीएसबी का काम ही यही होता है जैव उर्वरक का, कि फास्फोरस को घोलें, उसको घुलनशील बनाएं। तो ये जो हम अपने खेत में जरूर ये काम करें ताकि हमारी मिट्टी में जो फास्फोरस फिक्स है वो डिसॉल्व हो पानी के अंदर और वो जड़ तक पहुंचे और पौधों को मिले। आशा है मेरी बात समझ में आई होगी कि किस तरह से जो अघुलनशील फास्फोरस मिट्टी के अंदर हो रहा है वो कैसे पौधों तक पहुंचे। इसी प्रकार को लेक्चर्स को देखने के कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।